जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाना चाहता है। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं हक देना चाहते? प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो लगा देने भर से या एक बार नाम उच्चारित कर देने भर से नहीं काम चलेगा। आप देश की जनता जागरूक हुई है और इसीलिए शायद आप परेशान हैं। ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये भी बदल देंगे। जब आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो ये भी हमें बताना पड़ेगा कि 370 के मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट छोड़ी थी। हमें यह भी बताना पड़ेगा वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट छोड़ने के लिए तैयार थे, वो उससे पूरी इत्तेफाक नहीं रखते थे। कई सारी चीजों पर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि सामने निकल कर आएंगे अगर आप हिस्ट्री पर जाएंगे। लेकिन एक मिनट, राजगोपालन जी, अच्छा जवाब दूं या आप? अच्छा आप सवाल, ओके ठीक है, ओके गो अहेड। कविता में जवाब नहीं दिया मुझे, वो फर्स्ट वो दे दी, मैं करूंगा। वो कविता में आपसे जवाब लेना चाह रहे हैं सर। मैं देखिए इसके बाद मैं निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि एक आध दिन अलग से हम आप बैठे, मैं आप सबको घर पे चाय पे बुलाऊंगा और खूब सारी कविताएं। आपकी पॉपुलैरिटी है, मजबूरी है कि मैंने आपसे इमरान साहब आप निशांत जी कह रहे थे कि इतिहास में जाएंगे जी, तो इतिहास में जाएंगे तो आपको कल गृह मंत्री जी भाषण देते देते बोले हिंदू कोड बिल लाए। विरोध किसने किया था हिंदू कोड बिल का? तो इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा, इतिहास में तो भाजपा को यह जवाब भी देना पड़ेगा कि संविधान का विरोध किया था उनके आनुषंगिक संगठन, उनके मदर संगठन ने। आपको इतिहास में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि आप तिरंगे का विरोध करते रहे। मेरा एक शेर है, मेरी एक नज्म है, उसका एक शेर है, उसके एक बंद है कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इमरान जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने वर्तमान सत्ता की बखिया उधेड़ी है और समाज की जो समस्याएं हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने समस्याएं तो गिनाई, विकल्प क्यों नहीं बन पा रही है? इसका एक मैं जवाब दे रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं एक शेर के माध्यम से जो स्वागत है। यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, यह वाकया तो आपकी दास्तां से मिलता है। इसलिए कि शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी, और अभी आप कह रहे थे कि नई संसद क्यों बनाई, कल ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत अच्छा काम किया है नई संसद बना के मोदी ने, ये अखबारों में भी आया है। वहां से लेके ममता बनर्जी सारे ये जो आपके सहयोगी हैं, यही वो रहबर तो नहीं है मेरा। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिस पर हमारे सहयोगी दल जरूरी नहीं कि मतलब हमारे जैसी ही राय रखते हो, लेकिन जब बड़ा कॉज सामने होता है, जब बड़ी बात सामने होती है तो उस मुद्दे पर आपको एकजुट दिखते हैं। मुझे बताइए क्या भाजपा गठबंधन के सारे लोग एक जैसा दिखते हैं? मैं सुनिए, मैं एक सिर्फ उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनके भाषण सुने हैं आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में? वो भाजपा के गठबंधन में इन दिनों। जीतन राम मांझी भी भाजपा की कैबिनेट में, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में है। भगवान श्री राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के उनके वक्तव्य सुने हैं आपने? भाजपा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताए कि क्या वो मांझी के बयान से सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप बगले झांकने लगे कि भाजपा। होता क्या है ना कि आप बहुत सारे मुद्दों पे आपकी राज्य की जो राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, दोनों के मुद्दे अलग हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स करने वालों से हो सकता है थोड़े से असहमत हो, लेकिन यही तो अच्छी बात है ना। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मेरी बातों से हो सकता है असहमत हो, लेकिन जब मैं अच्छी बात बोल रहा हूं तो ये ताली बजा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इतनी ही उदार होनी चाहिए राजनीति। हां, हम जीते नहीं, लेकिन यह भी सच है कि 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 240 पे आके अटक गए, और ये अटकना ही है कि आज संविधान के 75 सालों का जश्न मन रहा है, वरना जश्न न मन रहा होता, कई अमेंडमेंट अब तक हो रहे होते। और ये जो आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के अहंकार भरी बात बोलने का साहस आया है, ये भी आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा येन केन प्रकारेण जीत गए, वरना ये जबान भी ना निकलती, ये भाषा भी ना इस्तेमाल होती। तो राजनीति में होता है हां, लेकिन फिर भी हम एक मजबूत विपक्ष की तरह लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास ये कहेगा जीत हार अपनी जगह है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं।
जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। जी इमरान साहब, जी एक मिनट राशिद साहब, सर हाँ प्लीज गो अहेड विनोद जी। इमरान साहब, आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हम संसद देखते हैं और बरसों से देख रहे हैं, जो आज की संसद है तात्कालीन, जो आपका पक्ष है जिसके पास वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है संविधान के बारे में, उससे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जब बहस हुई तो हमारे मित्र जो अभी आपको इंगित कर रहे थे फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि प्रोविजनल पार्लियामेंट लाई थी, ये कथन गलत है कि बिना किसी पार्लियामेंट के वो आ गई थी। इट वॉज प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप को प्रोविजनल पार्लियामेंट में तब्दील किया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज अगेंस्ट जमींदारी पता एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आज तक है, किसी ने हटाया नहीं। आप लोगों उस वक्त तुरंत जवाब क्यों नहीं देते? अपना पढ़ाया हुआ पाठ खुद ही भूल गए। हाँ। आप अपने इतिहास को भूल गई, आपकी पार्टी, आप क्योंकि अपने इतिहास को भूल गई, इसलिए आपके विपक्षी जो हैं अपने इतिहास को आपके इतिहास में तोप रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका शुक्रिया कि आपने वो चीजें याद दिलाई। मैं मानता हूं और मैं लगातार थोड़ा निराश भी हूं सदन की कार्रवाई को देख करके। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सच में, मतलब बाहर लोगों को लगता है आज भी देश का एक बड़ा वर्ग है, खेतों में खलिहानों में काम करने वाला गांव का गरीब मजदूर, उसको लगता है कि हमारी बात अगर संसद में उठ गई तो बहुत बड़ी। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेजेस होते हैं, भैया हमारा मुद्दा उठा दो पार्लियामेंट में, हमारा मुद्दा उठा दो। हालत यह है कि इस पूरे सत्र में 0 आवर लगाते रहे, स्पेशल मेंशन लगाते रहे, मैं एक शब्द नहीं बोल पाया हूं पूरे पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि संसद चली ही नहीं। जब संसदीय मर्यादा और संसदीय लोकतंत्र को मतलब एकदम से मिसमार किया जा रहा हो तो हां, बाहर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम बोल क्यों नहीं रहे। सच्चाई यह है कि कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें पसंद ही नहीं है, उसके लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं कि आप बोल ना पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि एक नई पीढ़ी आई है जो लड़ भिड़ के बोलने की कोशिश कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं सर, आप अपनी इन्हीं जागती आंखों से संसद में लड़ते और बोलते हुए देखेंगे हम लोगों को, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 2014 याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में आए थे, तो सर आप लोगों को याद होगा उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। फिर 10 साल के अंदर उन्होंने संसद ही बदल दी। इस बार संविधान को माथा टेका है। अगर संविधान को खतरा नहीं है तो मुझे खुल के बताए भाजपा ना, लल्लू सिंह पर, ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, अरुण गोविल पर क्या कार्रवाई किया? खुल के कह रहे थे ना कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्यों बदलना चाहते हैं आप संविधान? एक मिनट, क्यों बदल, वो सवाल उठता है ना। कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। बार बार अभी जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 16 साल में हमने 22 बार संशोधन किया और आप लोगों ने तो 75 बार किया, हमने तो कभी नहीं कहा ये सब। आप ये 22 बार में बार बार आपने एक यहां पर लाइन सेट कर दी है कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में। नहीं, खतरे में अगर नहीं है तो मैं पूछ तो रहा हूं ना कि आपने उन 4 नेताओं, जो चारों बड़े नेता, अनंत हेगड़े उनके बड़े नेता हैं, लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या से सांसद थे, वो हार गए, उनका भाषण सुनिए आप। अरुण गोविल जिनको मुंबई से ला करके मेरठ से चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने कहा, क्यों कहा था? क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने उन अपने नेताओं को बुला के कहा कि आपने क्यों कहा यह बात कि हमें संविधान बदल? हम क्यों ना कहें कि खतरे में है? खतरे में नहीं है। अगर खतरे में नहीं है तो मुझे बताइए ना कि लोग मारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, वहां पे प्रवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे खुलेआम पेशाब करता है, उसके विजुअल देश के सामने जाते हैं। खतरे में नहीं है तो और क्या है? ये खतरा ही तो है। खतरा और क्या होता है? अगर लोग खतरे में हैं, नागरिक खतरे में हैं, तो खतरा ही तो है ना। अगर आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के खुलेआम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं उस पर, आप मुझे बताइए ना। मैं बहुत नेता बन के बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साहित्यकार और एक इंसान बन के बात कर रहा हूं। अगर आप ये नेता जिस राहुल गांधी जी, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे एक बात पूरी कर ले। राहुल गांधी जी संभल के पीड़ितों से मिलते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह उस फोटो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मीटिंग जिहाद। मैं देश के सभ्य लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी पीड़ित से मिलने का मतलब आप लिखेंगे कि मीटिंग? आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, क्या प्रधानमंत्री जी को यह बात पता नहीं चलती है? आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपने जो जिक्र किया
उनका काउंटर यहां पर यह आता है कि संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी हुई थी, संविधान खतरे में था जब 84 हुआ था, उसको लेकर तब संविधान खतरे में था। आप उसको कैसे भूल जाते? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने एक गलती की थी, अपने एक पीए या पीएस जो भी रहे हो, यशपाल जी उनका आप सब जानते होंगे, मेरी उम्र कम है, उनका इस्तेमाल किया था, उस बुनियाद पर उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए गई। यहां तो भाजपा पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री जी को तो एक सेकंड मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं ये जो अघोषित इमरजेंसी है, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 10 साल से देश में अघोषित आपातकाल है। और इंदिरा जी का साहस देखिए, कांग्रेस पार्टी का साहस देखिए, माफी मांगी ना, ये कहा कि हाँ ठीक है गलती हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी कहती है, भाजपा कभी कहती है कि हमने जो अघोषित आपातकाल लगाया है, जो इस पे माफी मांग रहे पार्टी हैं। मौलिक अधिकार छीन ले, उसके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है कहने का कि संविधान खतरे में। जिसने इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की लड़ाई लड़ी और दिया, तब तो नेहरू जी के सामने मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था नहीं था ना। फिर भी नेहरू जी ने क्या क्या बड़ा दिल रहा होगा नेहरू जी का, कभी सोचिए ना आप। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि पुरानी संसद बदली क्यों उन्होंने, कभी सोचा आपने? जब वो सेंट्रल हॉल जाने के लिए अंदर जाते हैं, रशीद साहब, विनोद जी, आपने देखा होगा, तो नेहरू जी की एक आदम कद मूर्ति लगी है। मुझे लग रहा है कि जब भी गुजरते रहे होंगे ना, तो नेहरू का कद असल वाला समझ में आता रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि बदल दो। यहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यहां खड़ा होना है, आपको यहां खड़ा होना है। यहां पर मैं तस्वीर दिखाऊंगा और आपको एक चुनना है उसमें। इमरान साहब थोड़ा सा आपको अंदर आना पड़ेगा और इसमें आपको चूज करना ही पड़ेगा। यह हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, बचने का रास्ता नहीं है। और जोरदार तालियां हर सवाल पर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? तैयार हैं? ओके, चलिए शुरू कर दें रैपिड फायर राउंड का। हमारा पहला सवाल दिखाइए जरा। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कौन, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी? सबसे पहली बात तो है कि आप राहुल जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं कर सकते। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अभी बस। नहीं, मैं अखिलेश जी भी बहुत शानदार नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है, तो हम दोनों गठबंधन में हैं। तो मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसी परिस्थिति आप किसी के सामने क्यों लाते हैं कि दो भाई उसके सामने खड़ा कर दें कि भैया इसमें से बताओ इसके अंदर ज्यादा प्रतिभा है। राहुल जी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और अखिलेश जी हर इंटरव्यू में आपके चैनलों पे भी शायद बोल चुके हैं कि मेरा लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो मुझे लगता है ये सवाल ही नहीं बनता है, दोनों लोकप्रिय हैं। अच्छा, आप शायर हैं, मैं चाहूंगा हर जवाब पे, हर सवाल पे जोरदार तालियां बजे और खूब 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 हौसला अफजाई के जो जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले। चलिए, अब ये सवाल तो आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, अगला सवाल दिखाइए। इसको आउट ऑफ सिलेबस मत करिएगा, ये आप ही के सिलेबस का सवाल है। बेहतर कवि कौन है, कुमार विश्वास जी, मनोज मुंतशिर जी या मुनव्वर राणा जी? देखिए, एक चुनना है। सवाल में मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राणा कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। ठीक है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, अभी आप जो नाम लेके सोच रहे थे कि नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम ले लेते हैं, लेकिन जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां। अगले सवाल से पहले आइए जरा, दिखाइए जरा। यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, प्ले करिए। बेहतर उद्योगपति कौन, गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? पहली बात तो ये कि इनका तो मतलब इनके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम जुड़ा। कई भाजपा के सहयोगियों के साथ सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने इनके फाउंडेशन से वो लिया है, फंड लिया है। वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन देश है? का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? ठीक है, आप इन दोनों में से एक को किसको चुनेंगे? नहीं मतलब भाई, हम इन दोनों में से तो कोई भी मुझे गोद ले ले, मैं तो खुश ही रहूंगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल जो है उसके लिए जोरदार तालियां हो पहले। बेहतर नेता कौन, अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, ये कई बार के विधायक रहे हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था वो फूलपुर से सांसद थे, तो दोनों हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में बतौर जनप्रतिनिधि, चुनिए आप। नहीं, एक को मैंने कहा ना
कि मैं इस पे मैंने चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। तो आप मुझे बस लगता है टच करने वाले थे, फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से बता दीजिए। शब्द है, मैं यही तो जानना चाहता हूं, करूंगा आपके हिसाब से बेहतर कौन है? नहीं, अब मुझे लगता है कि देखिए फिर से सवाल देखिए, बेहतर नेता कौन? नेता देखिए, अगर इस पैमाने पे आप जाएंगे तो वो सांसद और विधायक दोनों रहे, ये सिर्फ विधायक रहे। लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे, देश के बड़े चैनलों पे इनके लिए प्रोग्राम्स देखे हैं, रॉबिन हुड वाले प्रोग्राम्स देखे हैं मैंने, चैनलों पे देखे हैं मैंने। मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा। अरे आप चैनलों पे कहां जाते हैं? आप तो खुद अनुभव करके बताते हैं। चैनल सब कुछ। चलिए, इसको भी आपने आउट ऑफ सिलेबस लगभग कर दिया। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो और हम उम्मीद करते हैं इसका जवाब हमें मिले। एक में आइए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए जरा, ये है बेहतर वक्ता कौन? असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। और अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक मैंने बताइए। कहा ना, जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन नहीं। इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना, सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। नहीं, मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा, अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार, अकबरुद्दीन जी की। नो डाउट, उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं। आपके भी हैं आपके? अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीट करता हूं, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं, देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी हैं। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो सारे एडिटर्स और सारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। जोरदार तालियों के साथ हमारा अगला सवाल पेश करिए जरा, दिखाइए जरा, दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, सदन का बेहतर संचालक कौन? धनखड़ साहब या ओम बिरला जी? आपने पहली बार मुंह मोड़ा है। मैं पहली बार। देखिए, एक्चुअली मैं सदन का सदस्य आप क्रिकेट खेलते थे क्या? मैं, हाँ, क्रिकेट तो आप डक बहुत कर रहे हैं, मैं देख। नहीं, मैं मतलब मुझे लगता है कि सच बात है कि सदन का संचालन सही से कहीं नहीं हो रहा है, दोनों जगह। लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो बता दीजिए। नहीं, इस सत्र में लोकसभा ज्यादा चली है, राज्यसभा कम चली है। मतलब ओम बिरला जी? हाँ, वही है शायद। हालांकि ठीक है, चलिए, उनके पास भी बड़ा भाषाई चातुर्य वैसे ये है। कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कांग्रेस पार्टी में जोरदार तालियों आइए। ये शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले, हाँ, अरे वाह क्या बात है, लेकिन उससे पहले